Welcome friends, my name is Dhananjay Tiwari. I am going to start quick revision for open channel flow in civil engineering. It is most important topic for the competitive examinations like GATE, ESE and all. Let's start with some useful formula and concepts. The first formula is for average velocity. Average velocity is what? V.2 plus V 0.8 बाई 2 मीन्स वॉट. यहां पर क्या है कि जो 0.2 डेप्थ पे 0.2 डेप्थ पे जो वेलोसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? v.2 एंड v.8 मीन्स 0.8 डेप्थ पे जो भी वेलोसिटी है. इस तरीके से भी निकालोगे. गेट के ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे. और दूसरा है v एवरेज निकालने का. वो क्या होता है? k इंटू वी सरफेस. जो सरफेस पे वेलोसिटी होती है उससे हम k से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी. k इज इक्वल टू 0.8 टू 0.95 कांस्टेंट है. वेरी टू टाइप चैनल. तो सबसे पहले जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था वो आप जानते हो, मैक्सिमम पहले जीरो से स्टार्ट होगा और एक पॉइंट पे मैक्सिमम होता है और सरफेस पे एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस के कारण कुछ कम हो जाता है और उसका एवरेज हम ऐसे निकालते हैं. द नेक्स्ट टर्म इज अल्फा. अल्फा मींस काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर. ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू, यहां पर क्या है? एवरेज वेलोसिटी. नेक्स्ट इज बीटा. बीटा मींस मोमेंटम. मोमेंटम ड्यू टू एक्चुअल एंड मोमेंटम ड्यू टू एवरेज वेलोसिटी. नेक्स्ट इज ई. ई मींस स्पेसिफिक एनर्जी. स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है कि अगर जो जैसा डाटम है, अगर डाटम को हम लोग जो भी रिवर है, कनाल है, चैनल है, उसका जो बेड है उसी को डाटा में एज्यूम कर लें तो जो उसकी एनर्जी आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं. और यहां पर मैंने एक डायग्राम शो किया है स्पेसिफिक एनर्जी के लिए, जो कि किसके लिए है? कि एक कांस्टेंट डिस्चार्ज क्यू के लिए है. तो यहां पर अगर कोई भी स्पेसिफिक एनर्जी, यहां पर मैं कोई भी स्पेसिफिक एनर्जी ड्रॉ करूं तो आप देखोगे ये कर्व को किसी दो पॉइंट पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा. दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है मीन्स हमें क्या मिलेंगी? दो डेप्थ वहां पर मिलेगी. और जैसे जैसे हम स्पेसिफिक एनर्जी को कम करते जाएंगे ये दोनों के डेप्थ का जो डिफरेंस है वो भी कम होता रहेगा और यहां पे आके इस पॉइंट पे क्या हो जाता है? वो जीरो हो जाएगा डिफरेंस. जहां पे जीरो हो जाता है उस पॉइंट पे जो भी हमारी एनर्जी आती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एनर्जी. दैट इज द मिनिमम एनर्जी एट विच फ्लो इज पॉसिबल एंड द करस्पॉन्डिंग डेप्थ इज नोन एज व्हाट? is known as the critical depth. Next point is the fraud number. Fraud number is what? V upon under root GD. यहां पर जो D हमने यूज किया है उसे क्या कहते हैं? ये D है जो हाइड्रोलिक डेप्थ बोलते हैं इसको. A by T. A by T means area upon top width. Next is R. R means हाइड्रोलिक रेडियस. A by P area upon wetted perimeter. यहां पर जो अगला फार्मूला है वो क्या है? कंडीशन फॉर क्रिटिकल एनर्जी. तो क्रिटिकल एनर्जी जो है आपकी वो क्यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू ए सी क्यू बाई टी सी कर देते हैं. तो यहां से जो भी रिलेशन मिल के आएगा वो किसके लिए होगा? वो क्रिटिकल एनर्जी के लिए होगा. और ये क्रिटिकल एनर्जी अब हम वेरियस टाइप के सेक्शंस के ऊपर अप्लाई करके निकालने वाले हैं. तो जो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए निकालते हैं वो क्या होता है? ई सी इज इक्वल टू 3/2 वाई सी. वाई सी यहां पर क्या है? क्रिटिकल डेप्थ है. तो क्रिटिकल डेप्थ इज इक्वल टू यहां पे क्या मिल रही है हमें? क्यू स्क्वायर बाई जी टू पावर 1/3. यहां से यही वाई सी हमने कैलकुलेट किया. ध्यान रखिएगा वाई सी इज व्हाट? वाई सी इज द डेप्थ करेस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल एनर्जी. अब यहां पर देखें अगर तो वाई सी से जितनी भी डेप्थ कम होंगी वो क्या कराती हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लो कराती हैं. और वाई सी से जो भी अबव डेप्थ होती है वो क्या कराती है? सब क्रिटिकल फ्लो कराती है. ठीक है. नेक्स्ट फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन. ट्रायंगुलर सेक्शन की बात करें तो ईसी. ईसी मींस क्रिटिकल एनर्जी 5/4 वाईसी. इसमें 2 ऐड कर दो ऊपर नीचे आ जाएगा ये. तो यहां से वाईसी की वैल्यू अगर निकालें 2 स्क्वायर अपॉन जीएम स्क्वायर टू पावर 1/5. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. एक नंबर में ये दोनों ये सारे फार्मूले एक नंबर में पूछे जाते हैं, इसको आप जरूर याद रखें. नेक्स्ट इज ट्रांजिशन विद हम्प. हम्प अगर आ रहा है तो क्या होगा? ध्यान रखिए हम्प मींस बेड में जो भी बेड है वो डेल्टा जेड अमाउंट से ऊंचा हो जाएगा. ठीक है. तो ऐसे में जो हमारी बनेगी एनर्जी वो क्या, अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है तो E1 इज इक्वल टू E2 प्लस डेल्टा जेड हम लोग यूज करेंगे. मान लीजिए आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है हम्प की तो उसके लिए क्या करना होगा? मैक्सिमम हाइट ऐसी निकालनी है कि अप स्ट्रीम का जो डेप्थ है वाटर सरफेस का वो चेंज ना हो.
ऐसी कंडीशन तभी केवल ला सकते हैं हम जब सेकंड सेक्शन को क्या कर दिया जाए, क्रिटिकल कर दिया जाए, मींस मिनिमम एनर्जी लेवल पे लेके आ जाए तो हमें मैक्सिमम Z मिल जाएगा, जो कि E1 माइनस EC से कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर जो दूसरा सेक्शन होगा उसकी डेप्थ क्या रखेंगे हम लोग, YC। इसके कई क्वेश्चन में कराऊंगा अभी। नेक्स्ट, विद कॉन्ट्रैक्शन मींस आगे जाके वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, जो हमें कैनाल है। तो E1 इज इक्वल टू, ऐसे में ध्यान रखिएगा बेड नहीं चेंज हो रहा है, तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू EC। सारी जो क्रिटिकल एनर्जीज हैं, जो सारी जो स्पेसिफिक एनर्जीज हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। और ऐसे हमें निकालना होता है B2 मिनिमम, जिसका मैं न्यूमेरिकल वर्क करवाऊंगा। तो अगर कोई डेप्थ, कोई भी विड्थ B2 मिनिमम से कम है तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कॉज करेगी, अप स्ट्रीम की डेप्थ को चेंज कर देगी। सेक्शन फैक्टर, नेक्स्ट वन इज सेक्शन फैक्टर। सेक्शन फैक्टर क्या होता है, Z इज इक्वल टू A अंडर रूट A बाई T। यहां पर अगर हम लोग ये फार्मूला है, इसको याद कर लेना, सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर। Y इज इक्वल टू YC अगर पुट कर दे तो ZC क्या आ जाएगा, AC अंडर रूट AC बाई TC। इसको और चेंज करेंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा, Q अपॉन अंडर रूट G। अब शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो में जो सबसे पहला फार्मूला हम लोग याद करेंगे वो क्या है, बाउंड्री शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू वॉट, टाउ नॉट इज इक्वल टू गामा RS नॉट। सीधा सीधा फार्मूला, इसके ऊपर एक नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज चेजिस फार्मूला, V इज इक्वल टू C अंडर रूट RS नॉट। यहां पर C की वैल्यू अगर निकालें हम तो क्या हो जाएगी वो अंडर रूट 8G बाई F। यहां पर मैनिंग्स इक्वेशन गिवन है हमें, V इज इक्वल टू 1 बाई N R टू पावर 2 बाई 3 S टू पावर 1 बाई 2। अगर इसमें A से मल्टीप्लाई कर दें तो A इंटू V क्या होता है, डिस्चार्ज, और हमें डिस्चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। और यहां पर जो C है और V है, ये यहां पर जो C हमने यूज किया और N यूज किया है, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं लेकिन ये डायमेंशनलेस नहीं है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनलेस। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये कॉन्स्टेंट्स है तो डायमेंशनलेस होंगे और गलत कर देते हैं। ध्यान रखिएगा इनकी यूनिट्स होती हैं इफिशिएंट चैनल सेक्शन। इफिशिएंट चैनल सेक्शन क्या होता है, ऐसा सेक्शन जिसके जो भी एक कांस्टेंट एरिया के लिए पेरीमीटर लीस्ट हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंट चैनल, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्चार्ज देगा। और यहां पर dp बाई dy अगर हम लोग करें, मींस पेरीमीटर वेटेड पेरीमीटर बाई ये dy करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इसके मिनिमम की कंडीशन होगी। और यहां से जो रिजल्ट्स आते हैं वो पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए जो मिलेंगे हमें उसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला है रेक्टेंगुलर सेक्शन, उसके लिए जो हमारी BE मींस इफिशिएंट चैनल की जो विड्थ है वो क्या निकल के आती है 2YE, और RE की वैल्यू क्या हो जाती है YE बाई 2। हो सकता है आपको विड्थ पता हो और आपसे RE पूछे तो आप पहले YE निकालोगे फिर YE बाई 2 कर दोगे यहां से। नेक्स्ट फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन 1 इन M, 1 इन M की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 इन 1 मींस M हो जाएगा 1, और जो हमारा थीटा आता है वो कितना आता है 45 डिग्री, 45 डिग्री। और यहाँ पे क्या है हमारा जो वर्टेक्स एंगल टोटल 2 थीटा है वो कितना होता है 90 डिग्री। और जो RE की वैल्यू आती है YE अपॉन 2 रूट 2, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए अगर बात करें तो थीटा कितना आ जाता है आपका 60 डिग्री, या उसको हम क्या कह सकते हैं, M की वैल्यू क्या है 1 बाई रूट 3। और जो RE की वैल्यू निकल के आती है दैट इज सेम एज रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड इट इज YE बाई 2। याद करने के लिए बता दे रहा हूं, एक हेक्सागन बनाओ और हेक्सागन में यहाँ कितना होता है 120 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। सिमिलर है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन जो मोस्ट इफिशिएंट होता है वो हाफ हेक्सागन बनाता है। सर्कुलर चैनल की बात करें तो यहां पर जो टोटल एंगल आएगा वो क्या है 302 डिग्री 22 मिनट, और जो डेप्थ आती है मोस्ट इफिशिएंट के लिए वो है 0.938D। याद कर सकते हैं इसको, ये एक नंबर में पूछ लिया जाएगा एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट इज GVF, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। क्या होती है, जब हमारी डेप्थ जो है वो ग्रेजुअली चेंज होने लगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं GVF बोलते हैं। फार्मूला जो इसका डेरिवेट करते हैं हम लोग इसे बोलते हैं इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म, dy बाई dx इज इक्वल टू S0 माइनस SF अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर T अपॉन GA क्यूब है। इसने कुछ और भी फॉर्म्स हमने दिखाई है कन्वेयांस और सेक्शन फैक्टर के टर्म्स में, यहाँ पर नॉर्मल डिस्चार्ज और क्रिटिकल डिस्चार्ज के भी टर्म्स में दिखाया है। यहाँ नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ फार्मूला एक बार देख लें तो याद हो जाएगा ये। और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारा कितने टाइप के स्लोप हो सकते हैं किसी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में। तो सबसे पहला आता है हमारे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं माइल्ड स्लोप। माइल्ड स्लोप कब मिलेगा हमें, जब नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा हो जाए। अगर NDL मींस नॉर्मल डेप्थ लाइन, क्रिटिकल डेप्थ लाइन मींस CDL से ऊपर लाई करती है तो क्या होता है वो माइल्ड स्लोप होता है। इसके न्यूमेरिकल आएंगे अभी।
यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो हमारी डेप्थ है ये क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा है, तो मैंने अभी प्रीवियसली बताया था जब हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी कॉन्सेप्ट देख रहे थे, अगर ये ज्यादा हो, YN अगर ज्यादा होता है तो कैसा फ्लो होता है, हमें सब क्रिटिकल फ्लो मिलके आता है। और उसी तरह अगर स्टीप स्लोप की बात करें तो यहां पर क्या हो गई, अब की बार CDL मींस क्रिटिकल डेप्थ लाइन YC ग्रेटर है YN से, अगर YC ग्रेटर मींस YN उसके नीचे लाई कर रहा है, और अगर YC से कम डेप्थ पे फ्लो होता है तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिकल स्लोप। क्रिटिकल स्लोप में दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेचुरली ये ज्यादा बहुत कम टाइम के लिए होता है, और ऐसे में हम कहेंगे चूंकि दोनों वैल्यूज इक्वल है तो क्या बोला जाएगा, इसको क्रिटिकल फ्लो बोला जाएगा। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल बेड की। हॉरिजॉन्टल बेड मींस क्या होता है, बेड स्लोप जीरो है। ध्यान रखिएगा, बेड स्लोप जीरो है तो यूनिफॉर्म फ्लो हो ही नहीं सकता, यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल नहीं है, और ऐसे में हम क्या कहते हैं इसको, कैन नॉट सस्टेन यूनिफॉर्म फ्लो। एडवर्स स्लोप क्या होता है, जब स्लोप हमारा क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो ऐसे में ये भी एक कंडीशन है, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल नहीं है। क्यों, डेप्थ चेंज हो जाएगी, अगर डेप्थ चेंज हो रही तो यूनिफॉर्म फ्लो नहीं रह जाएगा। यहां पर माइल्ड स्लो को किसे दिखाते हैं, M स्टीप, S क्रिटिकल, C हॉरिजॉन्टल बेड, H एडवर्स, A। यहां पर आपने देखा सब में दो फैक्टर्स दिए गए हैं, ये अंदर उनके रीजंस हैं। रीजंस की बात कर रहे थे हम लोग, तो यहां सबसे पहले मैं माइल्ड स्लोप के बारे में बताऊंगा। पहले हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये माइल्ड स्लोप है। माइल्ड स्लोप मींस यहां पर ये जो क्राइटेरिया हमारा YN इज ग्रेटर देन YC, तो YN कहीं यहां पे अगर हम माने मींस NDL यहां पे अगर माने तो CDL कहां लाई करेगी, उसके नीचे लाई करेगी, ठीक है। तो ऐसे में जो यहां रीजन है सबसे टॉप पे, मान लीजिए यहां पे हमारी जो भी एक्चुअल डेप्थ है वो यहां कहीं लाई कर रही है, तो उसे हम 1 रीजन में बोलेंगे। इसके दोनों के बीच में है तो 2 रीजन बोलेंगे, इन दोनों के बीच में है तो उसको हम लोग 3 रीजन बोलते हैं। और नाम क्या रखते हैं इसका, 1 मीन्स M1, 2 मीन्स M2 एंड 3 मीन्स M3। इन सिमिलर केस अगर यहां पर यही स्लोप क्या बन जाए, स्टीप हो जाए, तो थोड़ा चेंज आएगा, वो आपको दिखाता हूं। अब की बार NDL क्या हो गई, छोटी हो जाती है, किससे, CDL से। और ऐसे सिचुएशन में ये हुआ हमारा रीजन 1, 2 एंड 3 मीन्स S1, S2 एंड S3। सिमिलर अगर क्रिटिकल स्लोप की बात करें तो क्रिटिकल स्लोप में क्या होगा, दोनों सेम है। NDL और CDL क्या कर रही हैं, एक ही पॉइंट पे लाई कर रही हैं। तो यहां पर जो 2 रीजन था हमारा वो हमें नहीं मिल पाएगा, हमें कौन सा रीजन मिलेगा, केवल 1 एंड 3। तो यहां पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C1 एंड C3। हॉरिजॉन्टल बेड और एडवर्स में बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहां पर NDL होती ही नहीं है, नॉर्मल डेप्थ लाइन कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिलती है हमें, या हम कहीं मिलती ही नहीं, हमें केवल CDL मिलेगा। और अगर CDL है तो CDL के ऊपर को क्या बोलते हो आप, रीजन 2, और नीचे क्या बोलते हैं, रीजन 3। तो यहां पर जो प्रोफाइल मिलेगी वो मिलेगी S2 और S3। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोफाइल्स हैं वो कब फॉर्म होगी। आपके क्वेश्चन आएगा कि एक फ्लो हो रहा है और उसकी कुछ सिचुएशंस गिवन होंगी, और आपसे बताएगा किस टाइप का फ्लो हो रहा होगा। तो मैं एक जनरल आइडिया आपको देता हूं जो हर जगह एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी फ्लो हो रहा है, कहीं से भी फ्लो हो रहा है, सबसे पहले आपको गिवन होगा कि वो स्टीप स्लोप पे है कि माइल्ड पे है। तो ऐसे में अगर फ्लो के पाथ में कोई रेजिस्टेंस आ जाता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, जैसे आपके वियर कंस्ट्रक्ट हो गई है, डैम कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा और हमेशा कौन सी प्रोफाइल बनेगी, 1 प्रोफाइल। अब वो स्टीप पे है तो S1 फॉर्म होगी, अगर माइल्ड पे है तो क्या फॉर्म होगी, M1। ध्यान रखिएगा, अगर फ्लो में रेजिस्टेंस आता है तो हमेशा कौन सी प्रोफाइल बन के आती है, 1। अब बात करते हैं 2 प्रोफाइल कब बनती है। मान लीजिए कोई स्टीप या माइल्ड या क्रिटिकल स्लोप मूव कर रहा था और यहां पे क्या आ जाता है, पॉन्ड, और पॉन्ड आ गया यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, जो भी फ्लो है वो क्या करेगा, ड्रॉप करेगा यहाँ पे। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आपको लगता है कि फ्लो क्या कर रहा है, ड्रॉप में जा रहा है, गिर रहा है फ्लो, ऐसी सिचुएशन में हमेशा क्या बनेगा, ट्रू प्रोफाइल बन के आएगी। माइल्ड स्लोप हुआ तो M2, स्टीप हुआ तो S2। अब बात करते हैं थर्ड रीजन कब बनेगी, तीसरी प्रोफाइल कब बनेगी। मान लीजिए फ्लो है और यहां पर हमने क्या लगाया था, कोई स्लुइस गेट लगा दिया। स्लुइस गेट लगाया तो यहां से जो फ्लो निकलेगा वो हमेशा किस रीजन में होगा, थर्ड रीजन में होगा। लेकिन अगर सिंपल पहचानने के लिए बताऊं तो कोई भी सिचुएशन जहां पे क्या फॉर्म होगी, हाइड्रोलिक जंप,
तो जहां कहीं भी हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगी वहां पे हमेशा कौन सी प्रोफाइल बनेगी? 3 प्रोफाइल। तो ये तीनों पहचानने के लिए सबसे सिंपल आइडिया आपके पास रेजिस्टेंस आ रहा है, तो क्या बनेगी वो? हमेशा 1 प्रोफाइल, यहां बैक वाटरिंग होती है, 1 प्रोफाइल ड्रॉप हो रहा है, 2 प्रोफाइल, और अगर हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होने वाली है तो क्या बनेगा हमारे पास? 3 प्रोफाइल। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल अगर इसके ऊपर आते हैं और आपसे पूछ लेता है कि वो कौन सा है, माइल्ड है, स्टीप है, क्रिटिकल है, कौन सा स्लोप बन रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा? सीधे सीधे कंडीशन है, आप उसके लिए YN निकालोगे। ध्यान रखिएगा, YN निकालने के लिए हम लोग हमेशा माइनिंग इक्वेशन यूज करते हैं। माइनिंग इक्वेशन से जो भी डेप्थ निकल के आती है वही क्या होती है? आपकी नॉर्मल डेप्थ होती है। YC कैसे कैलकुलेट करोगे? YC कैलकुलेट कर मैंने अभी बताया आपको, हम लोग कंडीशन यूज करेंगे। जैसे रेक्टेंगुलर के लिए क्या होता है? Q²/G⁴ इस तरीके से जो फार्मूले बताए गए अभी पहले आपको, वो यूज करके YC कैलकुलेट करोगे। फिर इन रिलेशन से चेक करेंगे, जो भी रिलेशन एग्जिस्ट करेगा उसके हिसाब से वो स्लोप डिफाइन होगा। मैं क्वेश्चन इसके ऊपर तुरंत अभी कराने वाला हूं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन OCF इज व्हाट? द हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका, वो हाइड्रोलिक जंप है OCF में। हाइड्रोलिक जंप कब फॉर्म होती है? जब सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या करे? सब क्रिटिकल फ्लो में कन्वर्ट हो जाए। मीन सुपर क्रिटिकल फ्लो मीट्स सब क्रिटिकल फ्लो। यहां पर जो दोनों डेप्थ मिलेंगी पहले और बाद में, प्री एंड पोस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? Y1 एंड Y2, उसे हम बोलते हैं सीक्वेंट डेप्थ। यहां पर जो यूज करेंगे इक्वेशन से हम कहते हैं मोमेंटम इक्वेशन, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M2 माइनस M1, F इज इक्वल टू व्हाट? रो GA बार, M इज इक्वल टू रो QV। तो अगर कोई क्वेश्चन इसके ऊपर आता है तो फार्मूले में रख के आप कैलकुलेट कर लोगे। इसी फार्मूले को जो रखते हैं हम लोग और सीक्वेंट डेप्थ रेशियो कैलकुलेट करते हैं, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, Y2/Y1 इज इक्वल टू हाफ -1 प्लस √1 प्लस 8F1 स्क्वायर। और दूसरा ये फार्मूला भी यूज हो जाता है Y1 प्लस Y2 इज इक्वल टू 2YC³। ध्यान रखिएगा ये दोनों फार्मूले इसमें बनाए गए हैं और रेक्टेंगुलर चैनल के लिए ही केवल है। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। इंपॉर्टेंट है, याद करना आसान है इसको। सबसे पहले जो फॉर्म होती है, सबसे जो छोटी होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अंडुलर जंप बोलते हैं। यहां पर जो हमारा फ्रॉड नंबर है वो 1 to 1.7 के बीच में है। जो हेड लॉस हो रहा है वो लगभग 0 होता है, नियरली 5%। तो वीक जंप नेक्स्ट है हमारा 1.7 to 2.5 तक हमारी होती है फ्रॉड नंबर। और जो हेड लॉस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 5 to 18%। ऑसिलेटिंग जंप उससे थोड़ा ज्यादा हाई हो गई, फ्रॉड नंबर वेरी करेगा 2.5 to 4.5, और हेड लॉस कितना हो गया? 18 to 45%। इसमें पूछ लेता है कि अगर ऑसिलेटिंग जंप है तो फ्रॉड नंबर की रेंज कितनी होगी, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। स्टडी जंप, स्टडी जंप में फ्रॉड नंबर कितनी होती है? 4.5 to 9.0, और लॉस अबाउट 70% तक हो जाता है। स्ट्रॉन्ग और चॉपी जंप, फ्रॉड नंबर 9 से भी ग्रेटेड है, सबसे ज्यादा इसी में है। और यहां पर लॉसेस भी आपके कितने हो जाएंगे? 70% तक के लॉस हैं। चेंज इन जो सीक्वेंट डेप्थ रेशियो आ रहा है वो 12 हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा लॉस कराती है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलिक जंप को एनर्जी डेसिपेटर के रूप में यूज करते हैं, इसीलिए क्योंकि इसमें हेड लॉस बहुत ज्यादा होता है। और ये जो लॉसेस हुए उसके साथ साथ कहीं एरिएशन करना हुआ, केमिकल मिक्सिंग करनी हुई, इन सब में हम लोग हाइड्रोलिक जंप को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी लॉस। तो जो एनर्जी लॉस है वो कितना हो रहा है आपका? Y2 माइनस Y1 होल क्यूब अपॉन 4Y1 Y2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लगभग बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सर्ज। सर्ज क्या होती है? तो सर्ज अभी फॉर्मेशन सर्ज का बताने वाला हूं, पहले जान लेते हैं कितने टाइप्स की सर्ज होती हैं। तो हमारे पास 2 टाइप की सर्ज हैं। पहला है पॉजिटिव सर्ज। पॉजिटिव सर्ज को पॉजिटिव सर्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इंक्रीजेस द डेप्थ। इंक्रीज के कारण, इसके कारण इंक्रीज हो जाती है डेप्थ आपकी। तो पहली इसमें जो टाइप है वो क्या है? पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम। तो पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम में हमने दिखाया है। ध्यान रखिए इसमें सेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। जहां तक सर्ज अभी नहीं पहुंची उसे हम कहते हैं 1 सेक्शन, और जहां पे हो चुकी है, पहुंच चुकी है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? 2 सेक्शन। तो हम दिखा रहे हैं पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम मींस अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जा रही है, मतलब यहां अभी चेंज नहीं हुआ है, तो इसे कहेंगे 1, इसे कहेंगे हम लोग 2। जिस स्पीड से सर्ज मूव कर रही है उसे क्या कहेंगे हम लोग? VW। अभी चूंकि अनस्टडी फ्लो है, स्टडी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें -VW अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करेंगे तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बनी ये, मोमेंटम इक्वेशन बनी ये। अगर इसको हम लोग किस पे अप्लाई करें? रेक्टेंगुलर चैनल पे, तो ये फार्मूला जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से और मोमेंटम इक्वेशन जो फार्मूले आ रहे हैं वो यहां मैंने लिख दिए हैं।
अब और जो फॉर्म होगी सिंपल इसी तरीके से लगाया जाएगा, पॉजिटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम। नेक्स्ट इज नेगेटिव सर्ज। नेगेटिव सर्ज जैसा कि पॉजिटिव सर्ज में आपकी डेप्थ इंक्रीज कर रही थी, नेगेटिव में क्या हो जाएगी, डेप्थ डिक्रीज करने लगी। कितने टाइप्स के होंगे नेगेटिव सर्ज, दो टाइप के, नेगेटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम एंड नेगेटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरीके से ये फॉर्म होती हैं। तो यहां पर पहले आप देखिए कि कुछ इस तरीके से हमारे पास एक स्लुइस गेट था, जो गेट था उसकी हमने ओपनिंग करी है, गेट खोला जा रहा है। तो मैंने यहां साफ साफ दिखाया है कि डाउन स्ट्रीम में क्या फॉर्म होगी, पॉजिटिव सर्ज, और अप स्ट्रीम में क्या फॉर्म होगी, नेगेटिव सर्ज। देखिए जैसे ही आप गेट को ओपन करोगे यहां क्या होगा, इंक्रीज में डिस्चार्ज, यहां से यहीं से सर्ज ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। तो यहां देख रहे हो आप डेप्थ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और डेप्थ इंक्रीज हुई तो क्या बनेगी, ये पॉजिटिव सर्ज। किधर जा रही है, डाउन स्ट्रीम में। तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम, जिस स्पीड से जा रही है वो क्या होगी आपकी VW। यहीं अगर गेट अप स्ट्रीम की बात करें तो यहां सडन जैसे ही गेट आप ओपन करोगे यहां डेप्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यहां पर ये डिक्रीज जब ये कंटिन्यूस चलता रहेगा तो ये डिक्रीज इन डेप्थ जो है वो आपको अप स्ट्रीम में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चूंकि डेप्थ घट रही है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव सर्ज। कहां मूव कर रही है, अप स्ट्रीम में। नेक्स्ट बात करते हैं, अब की बार इससे हमने क्या किया था, गेट को ओपन किया था, अब की बार गेट क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो सिंपल है, क्लोज करेंगे तो आगे डेप्थ डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए क्या बनेगा, नेगेटिव सर्ज। और चूंकि बंद किया गया है तो यहां डेप्थ अप स्ट्रीम में डेप्थ इंक्रीज होगी, वो क्या बनेगा, पॉजिटिव सर्ज। यहां पर सर्ज किधर मूव कर रही है, डाउन स्ट्रीम में मूव कर रही है, तो क्या बनी है, नेगेटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम। और इधर क्या होगी, चूंकि जब कंटिन्यूअस ये बंद रहेगा तो धीरे धीरे डेप्थ इंक्रीज करते हुए अप स्ट्रीम की तरफ जाएगी, और क्या बनेगा, ये पॉजिटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम। वेलोसिटी जो होगी सर्ज की उसे हम क्या बोलते हैं, VW। नेक्स्ट टर्म जो यूज करते हैं बोलते हैं सेलेरिटी। सेलेरिटी क्या होती है, जो सर्ज की आपकी वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल फ्लो वेलोसिटी इज कॉल्ड सर्ज, मींस VW माइनस VF। इसकी जो वैल्यू आती है √GY आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो पहले एक सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया गया है डिस्चार्ज इज 8 क्यूमेक, देन दी स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती थी, सबसे पहले बताया था इसको, y + v²/2g। डिस्चार्ज कितना दे रखा है, 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर हम ध्यान दें जो हमारे पास फिगर गिवन है, यहाँ पे विड्थ कितनी दे रखी है, 6 मीटर, और जो हमारा साइड स्लोप है वो 1:1 का गिवन है, डेप्थ है 2 मीटर। सबसे पहला काम करो, गिवन डाटा लिख दीजिए। तो सारे गिवन डाटा हमने लिखे हैं। एरिया हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी, क्योंकि डेप्थ में डायरेक्ट गिवन है। वेलोसिटी क्या होती है, Q/A। तो पहले A निकाल लें। तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए क्या होता है, B + my × y। यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें पता है, पुट किया A की वैल्यू y, पुट किया है V की वैल्यू कितने आ गई, 0.5, और स्पेसिफिक एनर्जी के फार्मूले पे इसको हमने पुट किया, जो वैल्यू आई वो 2.01 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेक्टेंगुलर ओपन चैनल ऑफ विड्थ 4.5 मीटर इज कैरिंग ए डिस्चार्ज ऑफ 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, द क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ का फार्मूला क्या होता है, यहां पर हमें गिवन है Q²/G⁴ 1/3। सबसे पहले मैंने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी डाटा गिवन है उसको लिखो, गिवन = B = 4.5, Q = 1000। यहां ये स्मॉल q क्या होता है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो ये क्या हो गया, Q/B। Q/B रखा वैल्यू, सारे फार्मूले में आप जो जो एलिमेंट्स हैं वैल्यू रखिए, और आंसर आपको मिल जाएगा 3.69 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये आ जाएगा 1 नंबर के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज द फ्लो रेट इन वाइड रेक्टेंगुलर। यहां पहली चीज ध्यान दीजिए, क्या दे रखा है, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में जब आप बात करते हो तो इसकी हाइड्रोलिक रेडियस जो होती है वो उसके डेप्थ के ही इक्वल हो जाती है। तो जहां पे आधा क्वेश्चन लगाते टाइम यही परेशान रहोगे आर कैसे कैलकुलेट किया जाए, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। तो आर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, y। अब वाइड रेक्टेंगुलर चैनल इज डिस्चार्ज कितना गिवन है आपको, 2.0 मीटर क्यूब पर मीटर विड्थ, मींस ये क्या है, स्मॉल q की वैल्यू गिवन है। द चैनल बेड स्लोप इज 0.002, द मैनिंग्स रफनेस कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज 0.012, द स्लोप ऑफ द चैनल इज क्लासिफाइड एज। तो वही क्वेश्चन आया जो मैंने आपको बताया था, हमें पूछा है कौन सा स्लोप होगा, माइल्ड है, स्टीप है, क्रिटिकल है। क्या निकालना होगा इसके लिए, YC एंड YN। और वो कैसे कैलकुलेट होते हैं मैंने बताया था, YN निकालने के लिए जो मैनिंग्स फार्मूले से जो भी डेप्थ निकल के आती है उसे हम क्या बोलते हैं, YN बोलते हैं। और क्रिटिकल एनर्जी कॉन्सेप्ट में जब हम रखते हैं उससे हमें YC कैलकुलेट होता है।
तो यहां पर गिवन डाटा लिख लेते हैं, क्या दिया है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ Q इज इक्वल टू 2, S0 0.002 N 0.012 और यहां पर माइनिंग्स इक्वेशन Q इज इक्वल टू 1/n A R टू पावर 2/3 अंडर रूट S0। A की वैल्यू क्या होगी, रेक्टेंगल है, B इंटू वाई, R की वैल्यू क्या होगी, वाइड है, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, R इज इक्वल टू वाई। अगेन यहां पर सारी वैल्यूज अगर हमें पुट करें तो केवल वाई एन ही अननोन है और इसकी वैल्यू आप निकल के लेके आएंगे, कितना होगी वो 0.688 मीटर। नाउ द क्रिटिकल डेप्थ, चैनल कैसा है, रेक्टेंगुलर, क्या होता है फार्मूला, Q²/G⁻³ वैल्यूज पुट करिए, वैल्यू कितनी आ गई 0.934। यहां से चेक करो कौन ज्यादा है, YC की वैल्यू है 0.934, YN इज 0.688 मींस YC इज ग्रेटर देन YN एंड द स्लोप इज स्टीप। तो सिंपल, अगर यहीं पे अगर क्या हो जाता, YN की वैल्यू YC से बड़ी हो जाती तो हम उसको क्या बोल देते, माइल्ड स्लोप बोल देते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए partially open sluice gate discharges water into rectangular channel. The tail water depth, the tail water depth in the channel is 3 meter and the Froude number is 1/2√2. If free hydraulic jump is to be formed at the downstream of the sluice gate opening should be, CC is given 0.9. ध्यान दीजिए क्या दिया, पार्सली ओपन स्लुइस गेट, जो यहां से मतलब हमें वो यहां है द टेल वाटर डेप्थ। टेल वाटर डेप्थ मींस सेक्शन 2 की बात कर रहा है, यहां पर हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होने के बाद की बात करी जा रही है। मींस जो डेप्थ गिवन है वो कितनी होगी, y2 हमें गिवन है और जो फ्रॉड नंबर गिवन है वो क्या है, f2 हमें गिवन है। ठीक है, अब पूछा है ओपनिंग, तो हमने यहां पे गिवन डाटा में क्या लिखा, f2 और y2 की वैल्यू लिखा। तो अगर आपको हाइड्रोलिक जंप है तो सबसे पहले जो फार्मूला आप लिखोगे वो क्या होगा, सीक्वेंट डेप्थ रिलेशनशिप। तो यहां से सीधे सीधे क्या मिल जाएगी आपको, y1 की वैल्यू मिल जाएगी और y1 जितना होगा उतनी ही डेप्थ हमें, उतनी ही ओपनिंग देनी होगी, किसमें, गेट में, कि वहीं से पानी निकल रहा है। तो y1 यहां से फॉर्मूले में y1 की वैल्यू पुट करते हैं तो वो कितना निकल के आ गई 0.62 मीटर। लेकिन हमें एक कांस्टेंट भी गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अगर उससे हम डिवाइड कर दें तो एक्चुअल जो हमारे पास डेप्थ होगी वो निकल के आ जाएगी कितनी, 0.69 मीटर। ध्यान रखिएगा हाइड्रोलिक जंप के क्वेश्चन अगर है, अगर एक डेप्थ आपको पता है तो ये फार्मूला आप जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन कुछ भी कह रहा हो लेकिन आंसर इसी से निकल के आ जाएगा। ए स्टीप वाइड रेक्टेंगुलर चैनल टेक्स ऑफ from a reservoir having an elevation of 101.2 meter. At the entrance, the bottom elevation of channel is 100 meter if the slope of the channel is increased by 4%, the discharge per unit length in the channel will be. बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है आपसे कोई भी फार्मूले में, कभी भी ये फार्मूला यूज होगा, बता रहा हूं ये तरीका जो मैं यूज करूंगा, कभी भी कोई एलिमेंट अगर फार्मूले का परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है तो ऐसे में आप क्या करोगे, उसका पहले फार्मूला लिखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे वाइड रेक्टेंगुलर चैनल था तो आर की वैल्यू क्या रख दी, वाई, और ये फार्मूला बनाया। अब जैसे ही ये फार्मूला आपका बन जाए, अब देखिए क्या चेंज कर रहा है, तो इसने कौन सी चीज चेंज करी थी, बेड स्लोप चेंज करा था। तो हमने क्या कहा, Q प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट S0। कभी भी अगर यहाँ पे y चेंज किया होता तो हम क्या करते, Q प्रोपोर्शनल y टू पावर 5/3, जो भी चेंज करे उसके बाद इसका क्या लेंगे हम लोग, पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमने इसका किया पार्शियल डिफरेंशिएशन और इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने से ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, चूंकि हमें परसेंटेज इंक्रीमेंट दिया है तो इसको 100 से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये वैल्यू टोटल क्या है, परसेंटेज चेंज इन द बेड स्लोप। तो ये वैल्यू अगर हम 4 यहाँ पे पुट करें तो परसेंटेज चेंज इन द डिस्चार्ज वो निकल के आ जाएगा। ये अगर डेप्थ में गिवन होता तो आप डेप्थ के लिए पार्शियल डेरिवेटिव इसका लेते। तो ये कई टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, लेकिन फार्मूले में जो एलिमेंट चेंज करने को बोलेगा आप उसी के रिस्पेक्ट में उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन द सेटलिंग पूल ऑफ 1:25 स्केल model was observed to be 10 centimeter. The corresponding prototype height of the jump is. तो ये मॉडल प्रोटोटाइप का क्वेश्चन है, हाइट ऑफ द जंप क्या होती है, y2 माइनस y1, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर मींस 0.1 मीटर। स्केल क्या होती है, यहां दिया है 1:25
25, 1 in 25, तो ये होती क्या है, ये होती है लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप। तो यहां जो हमें निकालना है वो क्या है, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप है। तो सिंपल आप साइड चेंज करिए, आपको आंसर मिल जाएगा 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेक्टेंगुलर चैनल 1.5 मीटर वाइड carries a discharge of 5 meter cube per second at a depth of 1.5 meter. At a section, the channel undergo transition to a triangular section of side slope 2 horizontal is to 1 vertical. Assume zero energy loss at the transition. Question, यहाँ पे क्या कहा है, horizontal से क्या बन जा रहा है, वो triangular बन जा रहा है। If the flow in the triangular channel is to be critical without changing the upstream water surface, what will be the location of vertex of triangular section related to the bed of the rectangular section? ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन की बात कर रहा है, बेड चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, तो जितना दोनों में बेड चेंज हुआ है उसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, डेल्टा जेड। उसके बाद जो हम्प वाला फार्मूला है वही फार्मूला, जहां कहीं भी डेप्थ चेंज हो रही है, जहां भी कहीं बेड चेंज हो रहा होगा तो वहां पे हम लोग हमेशा हम्प वाले फार्मूले का ही यूज करते हैं। तो देखिए गिवन डाटा क्या है, विड्थ हमें दे रखी थी 1.5 मीटर, निकाल लिया। डिस्चार्ज कितना दे रखा है, 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और जो डेप्थ है शुरुआत की वो क्या है, 1.5 मीटर। मैंने कहा डेल्टा जेड जो है हमारा, वो दोनों में डिफरेंस है बेड में, जो हमारा रेक्टेंगल और ट्रायंगुलर चैनल है। डेल्टा जेड इज द डिफरेंस बिटवीन द बेड ऑफ रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर चैनल। देन व्हाट, E1 इज इक्वल टू EC प्लस डेल्टा जेड। ध्यान रखिएगा, अगर आप स्ट्रीम के सरफेस में चेंज नहीं हो रहा है तो जो भी मिनिमम एनर्जी पॉसिबल है वो क्या है, हमारी EC। तो हम EC का यहाँ पे यूज करेंगे। अब E1 क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी Y1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स हमें गिवन है। अब बात करते हैं EC की। EC सेकेंड सेक्शन के लिए यूज होगा, और सेकेंड सेक्शन कैसा हमारा, ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर के लिए EC क्या हो जाता है, 5/4 YC, और YC की वैल्यू क्या होती है, 2Q स्क्वायर अपॉन GM स्क्वायर टू पावर 1/5। यहां से सारे डाटा आपको पता है, केवल जो नहीं पता वो क्या है, डेल्टा Z कैलकुलेट हो जाएगा, और वैल्यू आ रही है 0.754 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द ड्रॉप और राइज इन द वाटर सरफेस एट द ट्रांजिशन। तो ध्यान रखिए, पहले Y से जो 1.5 मीटर से हमारा फ्लो हो रहा था, अब ट्रायंगल करने के कारण, जब हमने ट्रायंगल किया तो सेकेंड सेक्शन क्या हो गया हमारा, क्रिटिकल सेक्शन बना दिया हमने। तो वहां पे जो करस्पॉन्डिंग डेप्थ होगी वो क्या होगी हमारी, YC। तो मींस पहले Y1 था, अब हो गया YC, तो चेंज कितना हो गया, Y1 माइनस YC। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कितनी आ रही है, 0.45। Next question is a rectangular channel 6 meter wide carries a discharge of 16 meter cube per second under uniform flow condition with normal depth of 1.6 meter, meaning n is 0.015. The first question is the longitudinal slope of the channel is। तो चलिए देखते हैं, जो भी गिवन डाटा हमारे पास B गिवन है कितना, 6, Q is 16, YN is 1.6 और n कितना गिवन है हमें, 0.015। तो यहां से हमें लॉन्गिट्यूडनल स्लोप मींस S नॉट नहीं पता है, तो Q इज मैनिंग्स फार्मूला यूज करें, Q इज इक्वल टू 1/NAR टू पावर 2/3 अंडर रूट S नॉट। यहाँ पर R क्या हो जाएगा, आपकी बार वाइड नहीं दे रखा है, तो R इज इक्वल टू A बाई वेटेड पेरीमीटर से हम R निकाल लेंगे और इस फार्मूले में पुट करेंगे। केवल S नॉट ही हमें नहीं पता है, तो S नॉट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला पुटिंग है। Next is a hump is to be provided on the channel bed. The maximum height of hump without affecting the upstream flow condition. Previous question की तरह ये भी लगेगा, चूंकि हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैक्सिमम जब आप हाइट दोगे हमप की, तो सेक्शन क्या बनाना पड़ेगा उसको, क्रिटिकल। तो फिर से वही फार्मूला यूज करते हैं, E1 इज इक्वल टू EC प्लस डेल्टा Z मैक्स। E1 के सारे डाटा हमें पता है, EC के लिए क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर के लिए 3/2 YC, और डेल्टा Z मैक्स यहां से निकल के आ जाएगा कितना, 0.39 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चैनल विड्थ इज टू बी कॉन्ट्रैक्टेड, द मिनिमम विड्थ टू विच द चैनल कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द अपस्ट्रीम कंडीशन ऑफ फ्लो इज। कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा आपकी बेड में कोई चेंज नहीं किया गया है, ना ही कोई लॉसेस हो रहे हैं, तो ऐसे में हम कहेंगे कि E1 जो है वो EC के इक्वल होगा। और EC कितना होता है,
3/2 YC, तो यहां से YC की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 EC। अब EC के जगह आप क्या पुट कर सकते हो E1, जिसकी वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखी हुई है, ठीक है। तो यहां से अब YC का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, Q²/G⁴ और Q स्मॉल q मीन्स डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, और यहां पे हम रखेंगे Q²/B2 मिनिमम स्क्वायर। तो यहां से इधर की वैल्यूज हमें पता है, केवल यही नहीं पता B2 मिनिमम, और B2 मिनिमम निकल के आ जाएगा कितना 4.1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A 5 meter wide rectangular channel carries 15 meter cube per second of water with a velocity of 6 meter per second. Assume the channel is frictionless and its bed is horizontal. क्या कैलकुलेट करना है, the height of jump and the corresponding jump power dissipated per meter width is. तो यहां पर देखिए पहले में क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ द जंप। हाइट ऑफ द जंप क्या होती है y2 माइनस y1। तो y1 ना तो हमें y1 पता है ना y2 पता है, लेकिन देखिए y1 के लिए हमें विड्थ दे रखी है, डिस्चार्ज दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है। q क्या हो जाता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया मींस b इंटू y1। तो यहां से सबसे पहले y1 कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सीक्वेंट डेप्थ के फार्मूले में अगर रखेंगे तो हमें फ्रॉड नंबर भी चाहिए होगा। तो फ्रॉड नंबर क्या होता है, v/√gy। रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हाइड्रोलिक डेप्थ ही y होती है। यहाँ फार्मूले में पुट करके हमने फ्रॉड नंबर कैलकुलेट कर लिया। अब चूंकि फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा है मींस हाइड्रोलिक जंप हो रही है, और ऐसे में हम सीक्वेंट डेप्थ रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं। फार्मूले में वैल्यू पुट करा और y2 कितना आ गया 1.6818 मीटर। अब ऐसे में हाइट ऑफ द जंप पूछ रहा है तो वो क्या होती है y2 माइनस y1। फार्मूले में वैल्यू पुट किया और कितना आ गया 1.1818 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज पावर लॉस पर मीटर विड्थ। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ρGQEL। तो ρGQEL में यहाँ पर EL क्या है हमारे पास एनर्जी लॉस, तो फार्मूला यूज करते हैं y2 माइनस y1 होल क्यू अपॉन 4y1 y2, और यहाँ से EL की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सारी वैल्यूज पता है, रख दीजिए और आंसर किस में आ जाएगा 14.44 किलो वॉट। तो इस तरीके से OCF में जो भी कॉन्सेप्ट थे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताए। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, और एग्जामिनेशंस के लिए ऑल दी बेस्ट।